जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अधिकतर लोन डिफ़ॉल्टर जितने भी होते हैं जो कि लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम बन जाती है जब वो लोन की किस्त नहीं दे पाते हैं। तो वो अलग अलग एक्टिविटी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, कई लोग अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे लोग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये करना सही है? तो भाई ये जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हराश हैं। अगर वो लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी करके इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि लोन का डिफ़ॉल्ट होना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप इसमें उलझे रहेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करते भी रहेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भाई इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। बाकी भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो भी इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। बाकी भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम बता दीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। कंपनी का नाम जरूर पिन कर जरूर बता दीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें उस कंपनी के रिकवरी वाले आपके शहर या गाँव में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी भाई हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं अपना नंबर आपको शो पर कर रहा हूँ, आप हमसे व्हाट्सएप के नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी भाइयों, आज हमारा जो भी क्वेरी रहने वाली है लोन डिफ़ॉल्टर्स के लिए है। चाहे आपका 1,000 का लोन है, चाहे आपका 10,000 का लोन है, चाहे आपका 1 लाख का लोन है, आपका चाहे 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, चाहे 50 लाख का लोन है, चाहे जितने का मर्जी लोन है। लेकिन लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है, अगर हम लोन की किस्त नहीं भरते और हम अपना फ़ोन बंद करके गायब हो जाते हैं या फिर कहीं और रहने लग जाते हैं तो इसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले आपने जो भी लोन ले रखे हैं, हम अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड लोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योर्ड लोन में ऑलरेडी सरफेसी एक्ट लगाकर आपके सामान की जब्ती की जा सकती है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में किसी भी सामान की जब्ती नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल के बेस पर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है कंपनी। आपका सिविल अच्छा होता है आपको लोन देती है। अगर आपका सिविल 1% डाउन हो जाता है तो आपको लोन मिलना बंद हो जाता है। क्या करती है लोन कंपनी, जब आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं सबसे पहले आपका सिविल चेक करती हैं। सिविल अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर देंगे, अच्छे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेंगे। लेकिन जब आपका सिविल बिगड़ जाता है तो तमाम तरीके से आपको ये कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिलती हैं लोन लेने में। आपको लोन लेने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। बहुत से लोग इस समय हमसे क्वेरी करते हैं, सर अगर हम अपना फ़ोन बंद कर देते हैं तो भैया हमारे पास किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फ़ोन, सबसे पहले हम फ़ोन की बात करते हैं। भैया फ़ोन क्या कहता है अब आपका, अगर आप फ़ोन आप यूज़ करते हैं, फ़ोन आपका है, आप यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में आपने फ़ोन लिया, आपने अपना फ़ोन यूज़ किया, आपने उसमें से कोई ऐप में से आपने कोई ऐप डाउनलोड करके किसी NBFC कंपनी से लोन ले लिया। ठीक है, आपने किसी NBFC से लोन लिया है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पैन कार्ड के माध्यम से आपने लोन लिया है। अब आपने पैन कार्ड के माध्यम से लोन लिया है तो सीधी सी बात है, आपने कोई चीज़ गिरवी तो रखी नहीं बैंक के पास, आपने कोई चीज़ गिरवी तो रखी नहीं बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उनके पास ऑलरेडी चले जाते हैं। ये एक वैसे तो RBI की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन ये लोग फिर भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कर देते हैं। तो उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाती है। जब उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाती है तो सबसे पहले ये आपको ही ट्राई करते हैं फ़ोन करने की, लेकिन आप फ़ोन बंद कर देते हैं। जब आप अपना फ़ोन बंद कर देते हैं तो तमाम तरीके से ये लगातार आपको पीछे बैक टू बैक फ़ोन करते रहते हैं। आप जब फ़ोन नहीं उठाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में जो आपने रेफरेंस का नंबर दिया होता है उसके ऊपर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर रेफरेंस वाला व्यक्ति कह देता है कि भैया अभी हमारे पास हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो भैया उस रेफरेंस वाले के पास भी फ़ोन आने बंद हो जाते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोन जाते हैं तमाम तरीके से और वो कह देते हैं हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो भैया आप लोगों के पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल आ रही हैं वो भी बंद हो जाती हैं। तमाम तरीके से आप लोगों को अगर किसी भी तरह से अगर आप फ़ोन बंद कर देते हैं, सबसे पहली बात जान लीजिए, फ़ोन ना उठाना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आपका फ़ोन है, आप उसको यूज़ करें ना करें, आपका नंबर है, आप उसको यूज़ करें या ना करें, तो भाई इस चीज़ में आपको डरना घबराना नहीं है। आप अपने नंबर को बंद करके रख सकते हैं, ठीक है ना। आप नया नंबर ले सकते हैं, आपकी जिम्मे आप यार इस समय इंडिया के रहने वाले व्यक्ति है, कहीं भी रहिए कैसे भी करिए, मतलब कोई भी नंबर यूज़ करिए, वो आपकी सिरदर्दी है। तो इस हिसाब से आप अपना नंबर यूज़ कीजिए कि आपको नंबर अपना चालू रखना है या बंद रखना है वो आपकी समस्या है। लेकिन उसमें अगर आप नहीं भी उठाएंगे फ़ोन उसका तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप तमाम तरीके से उनके ऊपर, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करके उनके ऊपर डिफ़ॉल्ट मोड ऑन कर सकते हो आप, ताकि आपके पास उनकी कॉल आए ना। स्पैम कॉल ऑन कर दीजिए कि आपको कोई स्पैम कॉल ही ना आए।
तो तमाम तरीके से आप बच सकते हैं। तो भाइयों इसमें आपको फ़ोन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पैम कॉल भी बंद करके अपने आप से इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने बोल ली है उसमें एड्रेस चेंज। एड्रेस चेंज को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं उस एड्रेस पे नहीं रहता, तो क्या मेरे ऊपर किसी तरह की लीगल की कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहली बात सुन लीजिए, अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, भाइयों आप भारतवासी हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हैं, इसमें आपके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो भाइयों सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक के पास लीगल प्रायर नोटिस एक एडवोकेट के माध्यम से पहुंचाना है कि आप लोन की किस्त भरने में अभी असमर्थ हैं, 3 से 4 महीने का समय चाहिए। अगर आप 3 से 4 महीने का समय बैंक से मांगते हैं, अगर बैंक इस समय में आपको नहीं देता आपको टाइम, भैया सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति ने लोन लिया है और उसका कहीं ना कहीं ऐसी जगह एक्सीडेंट हो गया, वो लोन भरने में असमर्थ है, तो भैया उसके पास क्या जरिया रहेगा लोन भरने का? उसके पास किसी प्रकार का कोई जरिया नहीं रहता लोन भरने का। तो भैया वो अपने लोन को मोरिटोरियम मांगता है अपने बैंक से कि भैया मुझे लोन भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मेरी जॉब जा चुकी है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं अभी लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। तो तमाम तरीके से आपके साथ भी ऐसी कोई ना कोई कंडीशन रही होती है। किसी का बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, या तमाम तरीके से कोई भी घटना, कोई भी दिक्कत, कमाने वाले व्यक्ति की कई बार दिक्कत परेशानी हो जाती है, वो कमा रहा है लेकिन उसके पास फंड नहीं आ रहा कि वो लोन भी भर सके। उसकी सैलरी पहले 50,000 थी, उसकी सैलरी अब चेंज होकर उसकी 20,000 या 25,000 हो चुकी है। तो तमाम तरीके से लोगों के साथ दिक्कत परेशानियां बन जाती हैं। तो आप इस चीज़ में कभी डरिए मत, घबराइए मत। आप लोगों को सीधा बैंक से डायरेक्ट अपनी जानकारी साझा करनी है कि अभी हम लोन भरने में असमर्थ हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों को बैंक समय दे सकता है। अगर बैंक आपके लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद भी समय नहीं देता तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग अपने एड्रेस को चेंज कर लेते हैं, एड्रेस चेंज करना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप एड्रेस चेंज कर भी लेंगे तो देखो आप भारतवासी हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहली बात तो हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे, एड्रेस चेंज करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आपको लीगल के सहारे, देखो आपके ऊपर जो होने वाली लीगल की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, रिकवरी वालों को इसमें कोई भी मैटर नहीं रहता। रिकवरी वाले आते हैं थर्ड पार्टी से, उससे आपको घबराना नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट आते हैं उनके पास किसी प्रकार का अपना डीआरए का लाइसेंस नहीं होता, ना ही उसके पास होम विजिट लेटर होता है, ना ही किसी प्रकार का आईडी प्रूफ होता है। तो इस चीज़ में आपको समझना चाहिए। अगर आप घर चेंज करने की सोच भी रहे हैं तो घर चेंज मत कीजिए। आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग कहीं और जाएंगे, वहाँ पर आप रेंट पे करेंगे। पहले ही आप रेंट पे कर रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट जगह जाएं आपका रेंट भी ज़्यादा हो। तो भैया इस चीज़ में आपको सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो अपने घर पर ही रहें, कहीं दूसरी जगह ना जाएं। अगर आप जाना भी चाहते हो तो इसमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन बैंक को लीगल प्रायर नोटिस जरूर पहुँचा दीजिए। बहुत से लोग गायब हो जाते हैं, भैया अब तो हमने फ़ोन भी बंद कर दिया, एड्रेस भी चेंज कर दिया, हम गायब हो जाते हैं, अब हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, इसको बोला जाता है विलफुल डिफॉल्टर, मतलब कि जानबूझ के डिफॉल्ट करने वाला व्यक्ति। आपके ऊपर 318 लगाई जा सकती है धारा बीएनएस की, क्योंकि आपने तमाम तरीके से आपने बैंक के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको पहले 420 बोला जाता था। अब आपने वो चीज़ कर दी है उनके साथ, और आपने धोखाधड़ी करी है। धोखाधड़ी के ऊपर आपके ऊपर केस दर्ज कर सकता है बैंक, ठीक है। लेकिन तमाम तरीके से आपको इसमें बचाव रखने होते हैं, बचाव रखने के तरीके होते हैं। देखो आप लोग गायब हो जाते हैं, बैंक आपके तमाम तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई करने की सोचता है। पहले मेल के माध्यम से भेजता है आपके पास लीगल नोटिस आपके पास भेजता है, डिमांड नोटिस भेजता है, रिकॉल नोटिस भेजता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है, सेक्शन 25 का नोटिस भेजता है। अगर आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस नहीं का रिप्लाई नहीं करते, फिर बैंक आपको सम्मन जारी कर देता है। अगर आप पहले सम्मन पे नहीं जाते तो भैया बैंक उसके बाद वारंट इशू कर देता है। तो वारंट इशू होने के बाद भैया पुलिस आपको ढूंढ के निकाल देती है, और जब तक आप नहीं मिलते हैं तब तक आपका वारंट इशू रहता है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बेलेबल मतलब सेम डे बेल मिल जाती है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपको सेम डे बेल मिल जाती है इसके अंदर। इसमें आपको दिक्कत परेशानी कहाँ तक आ रही है? आप लोग इस चीज़ में डरे बैठे हो कि भैया अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हमें दिक्कत परेशानी आ जाएगी। दिक्कत परेशानी किन लोगों को आती है? जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होता है निरंतर, लेकिन वो जानबूझ के पैसा पे नहीं कर रहे होते बैंक को। तो उनके पैन कार्ड के माध्यम से उनके पास सारी जानकारी चली जाती है, तो इस वजह से उनके ऊपर लीगल की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप लोग एक ईमानदार व्यक्ति जो कि
एकदम पूरी तरह से उलझे हुए इस चीज़ के अंदर। एक तो आपके पास पैसा नहीं है, एक तो आपके पास लोन भरने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से आपके पास बोझ किस चीज़ का, कर्जे का। आपके ऊपर इतना कर्जे का बोझ बढ़ चुका है कि आप इस समय से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं रिकवरी वालों की वजह से अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके मन में एक डर बिठा दिया गया है, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। ठीक है, जेल, जेल नाम एक ऐसा शब्द आ जाता है कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट चालू हो जाता है, अरे भैया मैंने आज तक किसी ऐसी चीज़ को देखा नहीं था, क्या मुझे जेल जाना होगा? क्या मेरे को अब ऐसी चीज़ें झेलनी होंगी? क्या मेरे घर पे रिकवरी वाले आके मेरे पर गुंडागर्दी करेंगे? क्या मेरे पास आके तमाम तरीके से मेरे परिवार वालों को परेशान करेंगे? क्या मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके परेशान करेंगे? तो भाइयों ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये जो भी चीज़ें कर रही हैं सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस तरफ देना है? आपने लोन लिया था जिस बैंक से, आपने जिस बैंक से लोन लिया था, आपने ABC नामक बैंक से एक लोन लिया। ठीक है, आपने ABC नामक बैंक से लोन लिया, आपके पास किसी भी थर्ड पार्टीज के रिकवरी वाले आ रहे हैं, भैया लोन की किस्त भर दीजिए, अगर आप नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ये सब बातें बोलते हैं, बहुत सारे फ़ोन पे गाली गलौज भी करते हैं। ये सब RBI की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। यह चीज़ आपको समझ होनी चाहिए, जो चीज़ RBI की गाइडलाइन के खिलाफ है वो चीज़ मार्केट में हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान रखा था रिकवरी वालों के ऊपर ही रखा था। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बहुत सारा जुर्माना लगता है उनको। किस चीज़ का जुर्माना लगता है? इलीगल एक्टिविटीज़ करने का। कहीं कहीं करोड़ों का जुर्माना लग जाता है बैंकों के ऊपर अगर वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस चीज़ में आपको समझना चाहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपसे लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? फ़ोन बंद करके एड्रेस चेंज करके गायब हो जाते हैं। इस चीज़ में आपको खुद से देखो, अपनी हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। किस प्रकार लड़नी है? सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेजिए ताकि बैंक तक अपनी जानकारी साझा कर सकें। क्योंकि आपने रिकवरी वाले से पैसा नहीं लिया, आपने लिया बैंक से पैसा। बैंक तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। जब बैंक के पास जानकारी पहुंच चुकी है, आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई रिकवरी वाला बदमाशी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो 112 डायल करके पुलिस को घर पर बुलाइए और उनकी गिरफ्तारी कराइए। क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भारतवासी हैं, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भैया आपके साथ ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? आप लोगों का अधिकार है जीने का, जिस प्रकार आम व्यक्ति जी रहा है उस प्रकार लोन डिफॉल्टर को भी जीने का अधिकार है। तो उस चीज़ में उलझे मत, ना ही किस चीज़ की आप टेंशन लीजिए। लोन डिफॉल्टर किसी भी तरह की जॉब में, जैसे लोग व्यक्ति बोलते हैं भैया मैं लोन डिफॉल्टर हूँ, क्या मुझे आके जॉब मिलने में दिक्कत आएगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या थी? आपसे लोन नहीं भरा जा रहा था क्योंकि आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ गई थी। ठीक है, अब आपकी हो सकता है 1 साल के बाद आपकी दिक्कत प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाए, आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप इसको फोरक्लोज कर दें। नहीं, फोरक्लोज का पैसा सेटलमेंट कर दें। सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता। अधिकतर लोन डिफॉल्टर क्या करते हैं? अपने आप से परेशान होकर कहीं भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं और कई तरीकों की एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसके कारण उनके परिवार वाले परेशान होते हैं। सबसे पहली बात है, परिवार वालों को परेशान ना करें, सिर्फ वो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई खुद लड़े। इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले बैंक को जानकारी साझा करवाएं लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से। दूसरा, बैंक आपके साथ आर्बिट्रेशन करती है। आर्बिट्रेशन बैंक 3 से 4 बार भी कर सकती है, तो इसमें आप डरिए मत कि आपका सैलरी अकाउंट अटैच हो जाएगा या फिर आपका कोई अकाउंट अटैच हो जाएगा। इससे बचने के भी उपाय हैं। देखो, आर्बिट्रेशन में अधिकतर बैंक क्या करते हैं, आपका एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करके आपके जो पैन कार्ड के माध्यम से अकाउंट में पैसा जिसमें होगा उसको अटैच कर लेते हैं। अटैच होने के बाद वो पैसा बैंक अपने अकाउंट में ले लेगा। जैसे मान के चलो आपका 50,000 का लोन है, आपके अकाउंट में 30,000 रुपये पड़े तो बैंक 30,000 रुपये काट के 20,000 रुपये माइनस कर देगा अकाउंट में। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको इस चीज़ से निकलना है, बचना है, तो बैंक को ये जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कर दें। जैसे आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, आपका ये जो चीज़ होने वाली थी एक्टिविटी वो नहीं होगी, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 का नोटिस आ जाता है, रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। बस बहुत से लोग हैं भैया सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई नहीं देते, उसके बाद बैंक सम्मन जारी कर देता है। सम्मन जारी हो जाता है तो बैंक आपको जो है तमाम तरीके कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आता है, फिर आपको उस स्टेट में जाना पड़ता है जिस स्टेट का नोटिस आया है,
कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आया उस कोर्ट में आपको जाना होगा, अपनी हाजिरी लगवानी होगी, तो तमाम तरीके से आपके साथ ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, अपने परिवार वालों से अपनी जानकारी साझा कीजिए। अपने परिवार, एक परिवार ही आपका साथ दे सकता है, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई मित्र, आपका आसपास का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता इस समय। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मन में एक डाउट था कि अब एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आएगी। नो प्रॉब्लम। फ़ोन बंद करने से कोई प्रॉब्लम आएगी? नो प्रॉब्लम। गायब होने से कोई प्रॉब्लम आएगी? गायब होने से सिर्फ आपकी एक प्रॉब्लम आएगी कि भैया आप एक भगोड़े घोषित कर दिए जाएंगे। भगोड़ा घोषित मत होइए, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।